Let everyone join and I'll start. Okay. Let everyone join and then we'll start. Today we'll be reading basically about motion. उसके पहले किसी बच्चे का डाउट है तो वो मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है. तो बच्चा आ गया है क्या जिनका डाउट है? चलो ठीक है, जिनका डाउट है वो आ गए हैं. I'll clear those first. एक डाउट था कि सर ये रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन समझ में नहीं आया. रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग ये समझ में नहीं आया. समझा देते. से फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अर्थ. ठीक है, बहुत बड़ा अर्थ बना दिया, छोटा बनाना होगा. ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है. डाउट है कि नहीं का तो मैं बस डाउट बता रहा हूं. दिस इज अर्थ. यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर. ठीक है, और सन है यहां पर. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द सन इज हियर. दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इज लार्ज प्लस ये जो एटमॉस्फेयर है, यहां वाला जो एटमॉस्फेयर है, सुबह वाला जो एटमॉस्फेयर है, दिस एटमॉस्फेयर इज थिकर. But when the sun is overhead, this distance is small and atmosphere is thinner. ठीक है, हीट की वजह से एटमॉस्फेयर क्या होता है? थिन होता है. Now, what happens in the morning? We have already read कि ये जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है ना. रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है. ये पढ़ा था ना हमने, सिखाया भी था मैंने आपको. रेड लाइट क्यों ऐसा रेड यूज करते हैं लाइट्स वगैरह में, है ना. तो आप क्या देखते हो कि ब्लू लाइट की जो स्कैटरिंग होती है ज्यादा होती है. तो ब्लू लाइट जो है, ठीक है, जो भी ब्लू लाइट है हमारे पहुंच इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है जिसकी वजह से ब्लू लाइट पूरा स्कैटर होकर खत्म हो जाता है, हमारे तक पहुंचता ही नहीं है. ठीक, ब्लू लाइट स्कैटर होकर खत्म हो जाता है. तो ये जो छोटे वाले वेवलेंथ वाले लाइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, हमारे आंखों तक नहीं पहुंचते. तो बच कौन गया बेटा? लॉन्ग वेवलेंथ वाले, जो कम स्कैटर होंगे. लॉन्ग वेवलेंथ में कौन बचता है? रेडिश, रेड वाला. तो वी हमारे आंख तक जो पहुंचता है वो रेड वाला लाइट पहुंचता है. इसीलिए सन हमें क्या दिखता है? रेडिश इन कलर. ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ तो खत्म हो गया स्कैटर होकर, बट हमारे आंखों तक जो पहुंचा वो कौन पहुंचा? लॉन्ग वेवलेंथ वाला. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टेंस. यही डिस्टेंस जब छोटा होता है तो आपको ब्लू ही दिखता है या फिर नॉर्मल कलर ऑफ सन दिखता है जो येलो है. ठीक है, नॉट रेडिश. ठीक है, स्काई जो है आपको ब्लू दिखेगा दोपहर में. समझ आ गया बेटा जिसने भी ये डाउट पूछा था मेरे से? अभी भी मन में कोई शंका है क्यों होता है, क्या होता है? नहीं नहीं, लाइट चैप्टर नहीं है, डाउट पढ़ा रहा हूं. किसी का डाउट था कि सर ये डाउट. नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास इन साइंस नहीं, डाउट है ये. साइंस का तो बहुत सारा क्लास हो गया, आपने नहीं देखा अभी तक? यस सर, जिनका भी डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया. एक डाउट और है, वो क्या है कि सर ये दोबारा बता दीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? से फॉर एग्जांपल, ये हमने आपको रिफ्रैक्शन में सिखाया था. व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, it can either bend towards the normal or it can either bend away from the normal. या तो वन हो रहा होगा या तो टू हो रहा होगा. Now, when the medium is denser and second medium is rarer, rarer denser का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज्यादा. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस कि डेंसर से रेयर जाएगा तो कौन सा फिनोमेनन होगा?
दूसरा वाला अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना। हो सकता है कभी ऐसा हो कि ये एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, ये और बढ़ जाए, ऐसा रिफ्रैक्ट करे, ठीक है, वैसा बना लेते हैं। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो और ज्यादा ऐसा जाएगा लाइट, ठीक। ये एंगल अगर और बढ़ गया तो एक समय ऐसा आएगा कि लाइट जो है सरफेस से पास हो जाएगा। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90 डिग्री, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। सो हम क्या बुलाते हैं, क्रिटिकल एंगल। नाउ अगर आप अगला एंगल लो जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर जैसे आप जाओगे तो लाइट दूसरे मीडियम में जाने की वजह क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो हम कहां देखते हैं जनरली, डायमंड का जो इतना शाइनी अपीयरेंस होता है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अलावा मिराज जो बनता है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट। लूमिंग ऑफ वाटर इन ठंडा जगह, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट। लूमिंग ऑफ शिप, ठीक है। नहीं नहीं, पेरिस्कोप में रिफ्लेक्शन होता है बेटा, पेरिस्कोप में रिफ्लेक्शन होता है। ये यहां पर मिरर लगा होता है, ठीक है, यहां पर मिरर लगा होता है और यहां पर मिरर लगा होता है, ठीक है। पेरिस्कोप में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। यहां पर ऐसा मिरर लगा होता है, एक मिनट गलत बना दिया, ये ऐसा, इधर से लाइट आया, रिफ्लेक्ट हुआ, इधर भी गलत बना दिया, दिखेगा कैसे अगर उधर लाइट बना देंगे तो, हा? ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ और ऐसा, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है वहां पर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया बच्चा, जिसने भी डाउट पूछा था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया सभी को? मतलब जिसने भी डाउट पूछा था, बाकी सबको तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। एंड लास्ट डाउट वाज एडवांस सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज समझ लेंगे तो सनसेट तो समझ ही जाएंगे। तो सपोज दिस इज योर होराइजन, यहां पर आप खड़े हैं और सूरज अभी होराइजन के नीचे है, एक्चुअल में दिस इज व्हाट, एक्चुअल। सूरज कहाँ है, होराइजन के नीचे। तो सूरज अगर होराइजन के नीचे है तो क्या हम उसको सनराइज बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन सूरज इज बिलो द होराइजन, उससे क्या होगा, सूरज की लाइट जो आपके पास पहुंचेगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर पहुंचेगी आपकी आंखों तक। और हमने क्या सीखा था, आंखें हमेशा कहां देखती है, स्ट्रेट लाइन में। तो एक्चुअल सूरज आपको कहां दिखेगा, पोजीशन नंबर 2 पर, ठीक है। दिखेगा कहां, 2 पर, बट एक्चुअली में होगा क्या, होराइजन के नीचे। तो व्हाट यू सी, सनराइज हुआ नहीं है बट सनराइज आपको दिख रहा है, तो एडवांस सनराइज। क्लियर है बेटा, एडवांस सनराइज। इट इज बिकॉज ऑफ atmospheric refraction. It is because of atmospheric refraction. Same as twinkling of stars. अपनी जगह से दूसरी जगह पर दिखता है स्टार्स। ट्विंकलिंग इज डिफरेंट, ओके। ट्विंकलिंग में वो ब्राइटनेस कम ज्यादा होता है, ठीक है,
और वो किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेयर का अलग अलग रिफ्रैक्शन जो जो लेयर है उसके कारण ब्राइटनेस कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ये पोजीशन के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। अगर आपको बोलना है ना तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के रेफरेंस में नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। बिकॉज ट्विंकलिंग इज बिकॉज ऑफ व्हाट? ब्राइटनेस कम होना, ज्यादा होना, ज्यादा होना, कम होना। एपरेंट के हिसाब से बोलेंगे। एपरेंट पोजीशन इज सिमिलर टू व्हाट? एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट। ठीक है बेटा, समझ आ गया? जो भी डाउट्स था क्लियर हो गया? ये बता दो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ये था डाउट्स। मैंने बोला था ना बहुत कम डाउट्स आएगा, और अगर डाउट होगा तो उसके लिए मैं पढ़ा दूंगा। आई एम देयर फॉर दैट। तो चिंता नहीं करने का किसी भी चीज के, सब हो जाएगा, सब करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, सो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वी हैव डन इट, है ना? लाइट और इलेक्ट्रिसिटी हमारा हो गया ना बेटा? नेक्स्ट विल बी अ चैप्टर फ्रॉम क्लास 9, इसको हम क्या बुलाते हैं? मोशन एंड फोर्स। अब देखो, मोशन एंड फोर्स जो क्लास 9 के एनसीईआरटी में है ना, ये अंडरलाइन वाला, इसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, वो अंडरलाइन करके चीजों को बना। मोशन और फोर्स को हम एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्या टॉपिक दे रखा है और क्या मतलब है। लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ने चलेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या यूनिफॉर्म, क्या बोल दिया, नहीं बोल दिया। और अभी मैं जो आपको समझा रहा हूं, इसके बाद जाकर एनसीईआरटी का खाली टॉपिक देख लेना कि हाँ ये सारे टॉपिक्स हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है मोशन है, उसके बाद वाला चैप्टर क्या है? फोर्स। तो दोनों को एक एक करके हम यहाँ पर सीखेंगे। फर्स्ट वन इज मोशन। ठीक है, नाउ हाउ डू वी डिफाइन मोशन? कैसे हम डिफाइन करते हैं बेटा मोशन? डेफिनेशन लिख लो। When the position of an object changes with respect to time or space, then we say that an object is in motion. An object is in motion. ठीक है, तो क्लास 9, क्लास 8, इन सब को कंबाइन करके, इन सारी एनसीईआरटीज को कंबाइन करके हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा इतना बहुत है, कितना कर लो काफी है। नाउ कैन वी डिफाइंड रेस्ट? ना, पहले वाले का मतलब क्या है? पहला लाइन का मतलब क्या है? से फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग नाउ, एक जगह पर बैठे हुए हो, 15 मिनट बाद, ठीक है, मतलब क्लास खत्म होने के बाद, 15 मिनट बाद नहीं, क्लास खत्म होने के बाद आप किसी और पोजीशन पर होंगे। ठीक है, आधे घंटे बाद, मतलब टाइम के हिसाब से आपका जो पोजीशन है क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये जो पोजीशन चेंज हुआ, इसे हम क्या बुलाएंगे? मोशन। मान लीजिए आधे घंटे बाद भी आप वही हैं, कहीं नहीं गए, उसे हम क्या बुलाएंगे? रेस्ट। तो इसी डेफिनेशन में when the position of an object changes की जगह हम अगर लिख लें remains same, then the object is said to be at rest. डेफिनेशन क्लियर है? बाद में लिख लेना। ठीक है, खाली छोड़ दिया है मैंने, आप लिख सकते हो, बट डेफिनेशन क्लियर है? क्या होगा रेस्ट का डेफिनेशन? सब कुछ सेम, बट क्या क्या चेंज करना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन विल रिमेन सेम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, देन वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट।
अभी भी वही, आधे घंटे बाद भी वही, ठीक है, 10 दिन बाद भी वही, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज और डिस्कस करनी थी, वो क्या, फ्राइडे सबकी छुट्टी है ना, ईद वाली, है या नहीं है वो बता दो, है या नहीं, बताएंगे भी नहीं लोग, सर क्लास लगा देंगे, मेरी नहीं है सर, नो, यस सर, दोनों में से कोई एक दिन होगा ना, सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे छुट्टी है ना, फ्राइडे नहीं है, सैटरडे है ना, अरे रुक जाओ, रुक तो जाओ 2 मिनट, मुझे बोलने तो दो, अभी खत्म कहाँ हुआ है, सैटरडे सबका छुट्टी, सैटरडे सबका छुट्टी, ठीक है, तो सैटरडे वाली क्लास विल बी इन दोपहर, ठीक, सैटरडे को छुट्टी लिखा हुआ था वहां पर हॉलीडे, तो वो अब हॉलीडे नहीं है, सैटरडे को दोपहर में क्लास होगा, ठीक है, सैटरडे को दोपहर में होगा क्या, क्लास, और फ्राइडे का ये मैं ना मोहित सर से डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज अगर मान लो पटना में ईद वगैरह उसी दिन हो और हमको हॉलीडे देना पड़े तो देना होगा, ठीक है, वी कैन नॉट सी विद दिस, तो सैटरडे को तो दिन में हम क्लास करेंगे 1 PM, ठीक है, दोनों में से कोई एक दिन तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में से किसी एक ही दिन हॉलीडे होगा ना बेटा, तो विल डू इट, ठीक है, दोनों में से किसी एक दिन, और वो डिसाइड हमने कर लिया कि हमारी छुट्टी सुखी सैटरडे को है, तो विल डू इट ऑन सैटरडे, बाकी फ्राइडे वाली क्लास आई सी, आई ट्राई माई बेस्ट कि उस दिन भी क्लास हो ही जाए शाम को, ठीक है, दिन में नहीं लेंगे, दिन में आपके अगर ऑफिस है तो, और आई ट्राई माई बेस्ट कि यार मैं रात को ले, ठीक है, बट आई डिस्कस दिस फ्रॉम मोहित सर एंड देन आई विल कंफर्म, सैटरडे को तो है दिन में 1 PM, ठीक, सबका टेंशन खत्म, अरे कोई एक दिन तो छुट्टी देना होगा ना, चल, वैसे मैं जानते हूँ यहाँ पर बच्चों को दिवाली दशहरा की छुट्टी नहीं देता, किसी भी चीज का छुट्टी नहीं देता, दिवाली वाले दिन भी पढ़ाया मैंने बच्चों को, 8 9 10 वालों को, आप लोगों को तो दे दिया था मैंने, तो उनको नहीं देता। चलो, मोशन और रेस्ट क्लियर है सभी को, ठीक है, मोशन और रेस्ट सभी को क्लियर है, चलो गुड, नाउ नेक्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction, sorry, which has only magnitude, क्या चल रहा है यार, which has only magnitude is called, छुट्टी मना एक दिमाग चला गया, scalar quantity is called scalar quantity, example, distance, example, speed, temperature, time, these are all what, scalar quantity, weight नहीं बेटा, mass,
वेट तो फोर्स है, मास सीखेंगे अभी, वेट और मास का डिफरेंशिएशन ग्रेविटेशन में, पहले ये तो सीख लें। स्केलर क्वांटिटी क्लियर है बेटा? बहुत कंफ्यूजिंग है सर इनके एग्जांपल्स में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी जब इनको डिफाइन कर देंगे तो कोई टाइम डायरेक्शन के साथ चेंज होता है क्या? सोचो जरा, सोचो जरा एक बार। अच्छा, मास और वेट के बारे में बोला क्या? बस सोचना है यार, डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। आप खुद सोचो, मास 1 किलो सेब, 1 किलो सेब, केजी न्यूटन वाला नहीं, सिर्फ मास 1 किलो सेब, उसको तुम घुमा दो डायरेक्शन, क्या वो चेंज होगा? वो तो 1 किलो ही रहेगा ना, ठीक है। तो ये मतलब, बट फोर्स, उसको अगर घुमा दोगे तो फोर्स बदल सकता है, बट नॉट मास। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो all those physical quantity which has both magnitude and direction, all those physical quantities which has both magnitude and direction। एग्जाम्पल इसका क्या भी सब सिखाऊंगा, ये सब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स, फोर्स, फोर्स। सो एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि इलेक्ट्रिक करंट होगा या नहीं होगा, तो सोचकर बता सकते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ा दिया, रट कर नहीं, सोचकर। जिनका आंसर यस है, वो बस ये सोच रहे हैं कि सर करंट का तो डायरेक्शन आपने बताया, ये इधर से इधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, चार्ज फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जिनका आंसर नो है वो क्या बोल रहे हैं? मूव्स ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट। सबसे पहली बात, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब आप 11 12th में फिजिक्स पढ़ते हो, वहां पर वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके से डिफाइंड है वो भी लिख लो। दोज क्वांटिटीज which follow vector law of addition, इसको हम लोग और क्या बुलाते हैं? ट्राइंगल लॉ, is known as vector quantity, is known as vector quantity, ठीक है। now this current does not follow this law। ये जो करंट है ये लॉ फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो करंट को आप स्केलर क्वांटिटी में डाल लीजिए, ठीक है। करंट को आप स्केलर क्वांटिटी में डाल लीजिए। 6 पूछ ही लिया है तो डाल भी लो।
अब चूंकि करंट भी हमने पढ़ा ही दिया, तो एक क्वेश्चन और है बेटा, प्रेशर क्या होगा बताओ जरा। हाँ वेरी गुड, आई जे के वाला फॉर्मूला नहीं लगता, देखो याद आ गया। प्रेशर क्या होगा? अब सर इलेक्ट्रिसिटी के साथ पूछे हो तो थोड़ा लॉजिक तो बोलता है कि प्रेशर विल नॉट बी अ वेक्टर। हाँ बस मैं इसी का वेट कर रहा था। लोग प्रेशर को लिखेंगे फोर्स बाय एरिया और बोलेंगे सर फोर्स तो है तो प्रेशर भी होना चाहिए, बट इट्स रॉन्ग। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड फॉर द सेम रीजन प्रेशर भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, आईजेके नहीं होता है। सुना है कभी 10 पास्कल एक्स डायरेक्शन में 10 पास्कल वाई डायरेक्शन में? हैव यू सीन दैट? हैव यू एडेड दैट? नेवर। आईजेके फॉलो नहीं करता है ये भी। चूंकि मिले जुले क्वेश्चंस रहते हैं तो चलो ठीक है, दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो ना ही करंट आपका वेक्टर है और ना ही प्रेशर आपका वेक्टर है, बोथ आर व्हाट स्केलर क्वांटिटी। ठीक, डन। हो गया, चलो। नाउ write down the first physical quantity which is known as distance. First physical quantity which is known as distance. Now what is distance? How distance is defined? Actual path, यही एनसीईआरटी में भी है। नहीं पाथ कवर्स नहीं, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। देखो एक्चुअल पाथ का मतलब हो गया कि एक्चुअली में आप कितना चल रहे हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यू वांट टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और रोड ऐसा बना हुआ है, दिस इज योर रोड, ओके। अब उड़ के तो बी तक नहीं पहुंच सकते ना बेटा, आपको इस रोड पर चलना होगा, है ना। ये जो हम डॉटेड बनाए हैं बेसिकली आप इस रोड पर चलेंगे और पहुंचेंगे, तो एक्चुअली में आपका पैर कितना चल रहा है, दिस मच। तो ये जो पाथ होगा इसे हम क्या बुलाएंगे, एक्चुअल पाथ इज व्हाट बीइंग कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन ए एंड बी। बट अगर मैं बोलूं कि आपके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर, तो आप क्या करोगे, यहां से उड़ोगे, ठीक है, ऊपर उठोगे और सीधे यहां पहुंच जाओगे, है कि नहीं। रोड नहीं, हेलीकॉप्टर हवा में उड़े और सीधे यहां पहुंच गए। तो ये जो पाथ जो आपने सीधा बनाया ए और बीच में पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ है ये, इससे छोटा रास्ता नहीं हो सकता है। तो एक दूसरा क्वांटिटी है जिसको हम क्या बुलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट पाथ covered by a body. Shortest path covered by a body. एक क्वेश्चन आया हुआ, the ratio of distance and displacement for a body A must be, yeah, is always equal to 1
always less than 1, always greater than 1. May be equal to. Answer B, D and C. चलो देखते हैं. Say for example, a body is traveling in a straight line. एकदम रोड सीधा है. रोड सीधा है यहां से यहां, कोई मुड़ा हुआ नहीं है. ठीक है. What is the distance in this case? Say for example, this is 100 meters. What is distance in this case? 100 meter. What is the shortest path between A and B? वो भी 100 मीटर. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या हो गया? 1 इस केस के लिए. हुआ या नहीं हुआ ये बताओ ना. सपोज यू आर ट्रैवलिंग लाइक दिस. ऐसे ना सेमी सर्कुलर में आप ट्रैवल कर रहे हो. सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ये अगर रेडियस है, तो ए से बी जाने का जो रोड है वो कौन सा है? ऐसा वाया सी, ए सी बी. तो आप क्या ट्रैवल करोगे बेटा? इस रोड को ट्रैवल करोगे तो इस रोड की वैल्यू क्या आएगी? पाई आर 22/7 इंटू 7 विल गिव यू हाउ मच? 2 पाई आर नहीं होगा. 2 पाई आर तो पूरा सर्कल का होगा. सेमी सर्कल है ये. ठीक है. तो दिस विल बी हाउ मच? 22 मीटर. बट in this case displacement shortest path between A and B कितना होगा? 7 और 7 14 मीटर. यहां रेशियो निकालो. तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट in this case is what? 22/14 which is greater than 1, which is greater than 1. अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से ज्यादा होगा. तो क्या ये गलत हो गया? ऑलवेज इक्वल टू 1. ऑलवेज इक्वल टू 1 के लिए इस केस के लिए वैलिड नहीं है. ऑलवेज लेस देन 1 ये तो है ही नहीं. ये तो है ही नहीं. ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इसके लिए वैलिड नहीं है. मे बी इक्वल टू 1. अब मे बोल दिया तो हाँ ठीक है, मे बी इक्वल टू 1 है ही सर इसके लिए. ऑलवेज नहीं होगा लेकिन मे तो हो सकता है. तो आंसर क्या होगा? डी. किसी का आंसर डी आया था क्या? देखें जरा ऊपर पर. मैं देख सकता हूं ऊपर पर. डी एन सी बी इक्वल और ग्रेटर देन 1. अरे डी पूछा था जानबूझ कर. नहीं, किसी का डी नहीं आया. हाँ तो आंसर करना चाहिए था ना. हम आपसे ये नहीं पूछे ऑलवेज होगा कि नहीं. हम आपसे पूछे एबीसीडी में क्या आंसर हो. आंसर विल बी डी. ये पुराने क्वेश्चंस हैं, पूछ रखे हैं रेस्पेक्ट टू दिस. ठीक है बेटा. ऑप्शन डेंजर था. हाँ इसीलिए तो पूछा था. ये पहले पूछ रखा है यूपीएससी. किस साल का है पता नहीं, बट पुराना क्वेश्चन है. ठीक है. 42-42 का पता नहीं कब का है, बट है कहीं पर दे रखा. ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था. एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो याद नहीं रहती यार, बट ऐसा ही कुछ रेशियो था. हो सकता था रेशियो वहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का पूछ रखा हो, तो रेशियो देख लेना बस. बाकी तो हम क्या करेंगे? हम तो ये लिखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट या तो बड़ा होगा या तो बराबर, छोटा तो कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है बेटा। क्लियर है सभी को? चलें आगे। अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ी चीजें और पढ़नी है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अरे बेसिक सी चीजें हैं। 9 और 10 के एनसीईआरटी में दे रखा, 9 10 बोलता हूँ, 8 और 9 के एनसीईआरटी में दे रखा है, तो पता तो होना चाहिए। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है 0। तो 0 से अगर आप राइट साइड चलो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो हम क्या बोलेंगे, आप कितना दूर गए? +5 मीटर। 0 से लेफ्ट साइड जाओ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, मान लो 4 मीटर गए, तो हम क्या बोलेंगे, 0 से आप कितना दूर गए? -4 मीटर। मतलब डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सो अगर हम जीरो से इस साइड का, राइट साइड का डिस्प्लेसमेंट लिखें तो वो क्या है? +5 मीटर। लेफ्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट लिखें तो वो कितना है? -4 विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। राइट जा रहे हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट जा रहे हो तो नेगेटिव। बट इफ आई आस्क यू टू राइट द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अगर हम लिखेंगे तो इधर भी हम क्या लिखेंगे? +5 मीटर, इधर भी हम क्या लिखेंगे? 4 मीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस लिखना है तो इधर 4 मीटर, ओरिजिन से डिस्टेंस लिखना है तो इधर 5 मीटर। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो मुझे सिखाना था, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बट डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव। कभी नेगेटिव नहीं होगा। कभी नहीं होगा। एकदम ये लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन पूछ रखा है, इज देयर इज अ केस जिसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो? बिल्कुल हो सकता है। आप एक दिशा को पॉजिटिव मान लीजिए, उसके उल्टे दिशा हम चल दीजिए तो नेगेटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है ना, वो जो जीब्रा वाला जो लाइन था, मैंने दिखाया था ना आपको, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ना वो। जीब्रा लंग देंगे तो क्या होगा लेंस को? तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम, मैं आपको उठाकर यहाँ पर करा दे रहा हूँ कि उस एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन आ गया तो वो भी कर लेंगे। तो ये सब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा वहां पर। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। किसी को अच्छा, एसआई यूनिट तो लिखा ही नहीं इनका। क्या होगा एसआई यूनिट? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? मीटर। एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर। ठीक है, क्लियर है? मीटर को एम में दिखाते हैं। व्हाट आर अदर यूनिट्स? अदर यूनिट्स कैन बी सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारे आपके अदर यूनिट्स भी हो सकते हैं। किसके? ऐसा यूनिट हमने किसका लिखा है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का ऐसा यूनिट रिमेन सेम। चूंकि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इतना ज्यादा पढ़ लिया, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो इन बुक क्वेश्चन है। यू हैव टू थिंक एंड टेल मी, गिव मी अ सिचुएशन where displacement
is equals to 0, but distance has some value, कुछ भी वैल्यू 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 50 मीटर कुछ भी हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अरे सबको पता है, वाह वेरी गुड। फटाक से आंसर कर दिया, सबको पता है। तो वैसा कोई भी आधा आंसर किया है आपने, ए बी सी डी, ठीक है, आपने आधा आंसर किया है, सर्कुलर बोल दिया आपने, सर्कुलर। हाँ अब सही बोला, इट विल बी अ क्लोज्ड पाथ। जहां से शुरू किए वहीं खत्म करना है, ठीक है, जहां से शुरू किए वहीं खत्म करना है। अच्छा एग्जांपल पूछे थे, सो ए शुड बी द स्टार्ट एंड स्टॉप पॉइंट, जहां से शुरू किए वहीं खत्म करना है। अब देखो ये क्लोज्ड है क्या? सर ऐसे मजे मत लो, हिल जाएगा अपना कंसेप्ट। ए से बी जाना है और बी से वापस ए आना है, इट्स नॉट अ क्लोज्ड पाथ, बट इज इट वैलिड हियर आल्सो? Start and stop point should be same. निपट गए सारे के सारे। Start and stop point should be same. ये होगा, मतलब एग्जैक्ट आंसर यही होगा। सर ऐसे मत करो, सारा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। ये सब है बेटा, बुक में है, ठीक है। मैं एक लाइन मैंने अभी तक बुक के बाहर नहीं पढ़ाई, सब एनसीईआरटी में 8-9 एनसीईआरटी कंबाइन करके, ठीक है, इसलिए मैंने कंबाइन करके पढ़ा, कोई पेज वाइज मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। या तो आपके एनसीईआरटी के इनसाइड क्वेश्चन में है, एक्सरसाइज में है, या तो थ्योरी में दे रखा, ये तीनों कंबाइन करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, नहीं बिल्कुल परफेक्ट आंसर दोगे आप, आपको तो ट्रेन किया जा रहा है ना, आपको मोल्ड किया जा रहा है परफेक्ट आंसर के लिए, आपको सोचने का तरीका बढ़ाया जा रहा है, कॉन्फिडेंस रहोगे अपने आप आंसर होगा। तो कहने का मतलब है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर जितना भी आपका सिर दुखाया जा सकता है, वो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया, ये वाला जो क्वेश्चन अभी कराया पॉजिटिव नेगेटिव का, ये उसके अलावा लेस देन ग्रेटर देन 1 ये वाला, यही 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो अलग से, जहां पर आपका सिर दुखाया जा सकता है, जहां पर आपको घुमाया जा सकता है, एंड ऑल 3 वी हैव डन इट। ओके, किसी को कुछ पूछना हो इन तीनों में ये बता दो, अगर सवाल पूछेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो यही पूछेगा, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, नोबडी विल आस्क। और जैसा पैटर्न चेंज हो रहा है तो और नहीं पूछेगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो यहां तक? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? किसी को भी? देख लो एक बार, पन्ना पलट के देख लो, पूछ तो कभी भी सकते हो, बट अभी एक बार पन्ना पलट के दे दो। ये 3 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, 3 क्वेश्चंस। लाइन के एग्जाम्पल में, हाँ बोलिए। क्लोज्ड, अरे क्लोज्ड किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ क्लोज्ड कर्व? कोई भी कर्व को क्लोज कब बोलेंगे? जब कर्व बने इस तरीके के कर्व को क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व। अब स्ट्रेट लाइन पाथ पर कैसे क्लोज करोगे किसी भी चीज को? यहां से यहां जाना, यहां से वापस आना, इट्स नॉट अ क्लोज्ड, ठीक है, इट्स अ ओपन पाथ जिस पर आप इधर से इधर जा रहे हो और इधर से इधर आ रहे हो। इसीलिए डेफिनेशन में हमने यहाँ क्या लिखा कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट शुड बी सेम। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर।
अच्छा आप बोल रहे हो ऑप्शन में अगर दे दे तो, अरे नहीं घुमा के पूछेगा यार, क्लोज पाथ दे देगा तो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस रहेंगे, ये वाला फिर नहीं रहेगा उसमें, ठीक है, नन ऑफ द अबव और वैसा ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर एग्जैक्ट आंसर अगर पूछ लिया और उसके साथ ये भी हो स्टार्ट एंड स्टॉप पॉइंट शुड बी सेम, तो आंसर तो यही होगा, स्टार्ट एंड स्टॉप पॉइंट शुड बी द सेम। ओके, दैट इज व्हाट फंडामेंटल सेज दैट। ओके, समझ में आ गया विशाल? आ गया सभी को? यस। चलो फिर इसके आगे फिर कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। विल प्रोसीड फर्दर एंड विल ट्राई टू कंप्लीट द मोशन चैप्टर टुमारो, कोशिश करेंगे कि हो जाए। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कर लेंगे, उसके बाद सारी चीजें आसान रहती है। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है, बाय बाय। बाकी सैटरडे का डन है 1 PM। चलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। डाउट पढ़ो यार, तुम लोग पढ़ो, मेहनत करो, बाकी कंटेंट के लिए छोड़ दो हमारे ऊपर, मेहनत करो, टेस्ट दो, हो जाएगा, एकदम निश्चित निकलेगा, गारंटी है इसकी। मेहनत करो बस, टेस्ट दो टाइम पर, पढ़ाई करो टाइम पर, रिवाइज करो टाइम पर, एकदम निकलेगा, तय है निकलेगा।